सो फ्रेंड्स केमिकल एनालिटिक्स चैप्टर फिनिश हो चुका है और जैसे कि मैंने बताया था इसका हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें पता लग जाए किस हिसाब के क्वेश्चन एलटीवीएल में आते हैं। तो फ्रेंड्स देखो एक चीज़ है, मैं आपको इसके 2 टेस्ट तो दे चुका हूँ जो मैंने टीचमेंट ऐप पर आपको दिए हैं, ठीक है? तो टीचमेंट ऐप पर इसके 2 टेस्ट आपको मिल जाएँगे, आप उन्हें कीजिए, ठीक है? एक मैंने डीपीपी भी पीडीएफ फॉर्म में दे दी है इसी चैप्टर की, ठीक है? तो टीचमेंट भी हो गए, डीपीपी हो गए और आज की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी एंटायरली डिफरेंट है उन सब से, ठीक है? और एक बात जो आज के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो स्पेसिफिक बिल्कुल एलटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम क्वेश्चन्स आते हैं उनके बेस पे रहेंगे। इनका लेवल बिल्कुल एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम लेवल का होने वाला है, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट, ठीक है? तो एक चीज़ सबसे पहली बात आपको लगेगा शायद कि सर कुछ बेसिक क्वेश्चन से हमें शुरू करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ बेसिक चीज़ें मैं आपको साथ-साथ क्वेश्चन्स में बताता रहूँगा जैसे-जैसे चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप अप क्लासेस अगेन एंड फ्रेंड्स शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तो जो भी क्वेश्चन सबसे पहले आता है आपको मान लो कोई भी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, उसमें आपको एक जो रेट देते हैं, आपको आधी कहानी तो उसी से ही रिलेटेड होती है। अगर रेट दे रखा है, जो भी उसने कुछ लिख दिया, उसपे समझ लो क्वेश्चन की आधी कहानी वहीं से कुछ ना कुछ होना है और आंसर भी उसी से निकलना है। बस रिएक्शन तो एक नामचारे की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को RCl प्लस NaOH इज इक्वल ROH प्लस NaCl, ये इन्होंने एक रिएक्शन दी है और इन्होंने कहा है इसके लिए जो दर नियम है वो है दर इज इक्वल K इंटू RCl, यानी इसका जो रेट लिखा है उन्होंने रेट लिखा है रेट इज इक्वल कांस्टेंट RCl। अब मुझे बताओ इतने से आपको क्या पता लग रहा है? बस इतना देख के आपको क्या पता लग रहा है? इसमें और कुछ मत सोचो। पहले आपको ये पता लगने आ गया कि भई जो ये हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं, इससे हमें क्या-क्या चीज़ें पता लगती है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरसीएल के, एक बात, यानी इसमें सिर्फ़ आरसीएल का लेना-देना है, एनएओएच का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? यानी एनएओएच के कॉन्संट्रेशन से रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक चीज़ हो गई, ठीक है? ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि सिर्फ़ आरसीएल लिखा हुआ है जबकि हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे 2, एनएओएच भी तो था लेकिन एनएओएच नहीं लिखा हुआ, यानी कि उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। एक चीज़ पता लगी। सेकंड थिंग हम ये देखते हैं अब जो ये रेट हमने लिखा है, ठीक है, ये जो हमने लिखा है रेट लो कॉन एक्सप्रेशन, तो इसमें ये देखो आरसीएल की पावर कितनी है। अब अगर मैं देखूँ तो आरसीएल की पावर दैट इज़ 1 है। तो मैं ये कह सकता हूँ आरसीएल के लिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर कितना है? सिर्फ़ 1 है। ये बात भी क्लियर हो गई। ये 2 चीज़ें जैसे ही आपको रेट लो एक्सप्रेशन देखते हैं, आपको पता होना चाहिए, मतलब रेट लो एक्सप्रेशन आपको दिखा, ये चीज़ें आपके माइंड में अपने आप बन जानी चाहिए कि अगर रिएक्शन में 2 से ज़्यादा रिएजेंट है, तो दोनों भी रिएजेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ़ 1 पे कर रही है। अगर दोनों लिखे हैं तो दोनों पे कर रही है। फिर उनकी पावर कितनी है? जितनी भी पावर है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है? इतनी बात हमें पता है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। अभी कह रहे हैं इस अभिक्रिया की दर NaOH की सांद्रता दोगुनी करने पर दुगनी हो जाती है। इट मीन्स इट विल डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज डबल। मुझे बताओ क्या NaOH पे डिपेंड कर रही है? NaOH पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो NaOH की सांद्रता दुगनी आधी करने पर इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाले स्टेटमेंट से तो इसका कोई लेना-देना नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, आरसीएल की सांद्रता आधी करने पर आधी हो जाती है। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है और जब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है, तो अगर हम कॉन्संट्रेशन को कोई भी चेंज करें, वो डायरेक्टली उसके रेट को अफ़ेक्ट करता है। ये ध्यान देना, समझ रहे हो? यानी अगर हम कॉन्संट्रेशन को आधा कर देंगे, तो रेट भी आधा हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन आधा हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम इसको डबल कर देंगे, तो डबल हो जाएगा, 4 गुना कर दोगे, 4 गुना हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है, यानी उसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब समझो, तो ये कह रहे हैं आरसीएल की सांद्रता आधी करने पर आधी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है, तो कॉन्संट्रेशन जो होगा वो डायरेक्टली रेफर हो जाएगा रेट को। ठीक है, जितना कॉन्संट्रेशन उतनी ज़्यादा उसकी रेट, ठीक है? रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। देखिए अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर तो रिएक्शंस बढ़ ही जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K के, और जो K होता है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर हम अर्हेनियस इक्वेशन से देखें तो वो हमें बताता है कि जो रेट कांस्टेंट है K और उसके टेम्परेचर में क्या मतलब क्या रिलेशन है, तो ये हमें बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जल में पेट्रोलियम द्वारा प्रभावित रहती है। इसका यहाँ कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि इसका कोई ज़िक्र भी नहीं है, तो इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे 2 ऑप्शन सही है, एक सेकंड और एक थर्ड मैंने बताया रीज़न के साथ। सो हमारा आंसर कौन-सा होता है? आंसर होता है बी।
ठीक है फ्रेंड्स? अब जो कल मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में सबसे ज़्यादा आते हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आप देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट थी और 4 स्टेटमेंट में आंसर सही नहीं है, आंसर है कि इनमें से कौन-सा ट्रू है, इनमें से कौन-सा फॉल्स है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आता है। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। ओके, तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है A प्लस B इज इक्वल उत्पाद, दैट इज A और B 2 रिएक्टेंट्स हैं और उन्होंने आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है यदि B की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है, इफ द कॉन्संट्रेशन ऑफ द B इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। जैसे ही B की सांद्रता दोगुनी करते हैं तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। जैसे ही B की सांद्रता दोगुनी करी, अभिक्रिया की दर क्या हो गई? दोगुनी हो गई। और जब दोनों ही अभिकारक A और B की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तो इसकी दर 8 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया के लिए दर नियम किस प्रकार लिखा जाएगा? यानी इस बार हमें क्या दिया? इस बार हमें इनके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे दिया कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स पे, ठीक है, ऑर्डर कैसे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो? और फिर पूरा रेट लो हमें लिखना है। तो यहाँ से ध्यान दो, अगर मैं बी की बात करूं तो वह कह रहा है सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो इसका रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1 होगा, हाँ या ना? भाई बी की फर्स्ट पावर के इक्वल होगा। यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था अगर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, यानी जितना रेट हो रहा है उसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, या कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल करने पे रेट भी अगर उसी के हिसाब से बढ़ता है तो ऑर्डर कितना होता है? फर्स्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जिसका रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1 के। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, जब दोनों ही अभिकारकों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तो दर 8 गुनी हो जाती है। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेट है, रेट इज इक्वल के डैश, दोनों के अभिकारक की सांद्रता दोगुनी। तो पहले फर्स्ट वाले का लिख लेते हैं हम। अगर हम फर्स्ट का लिखें बिना दोगुना करे तो हम क्या लिख सकते थे? रेट इज इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। हम ये लिखते हैं जनरली, किसी भी रिएक्शन का रेट नहीं दिया हुआ है तो आप रेट लो एक्सप्रेशन ये लिखते हो। ठीक है, समझ में आया? किसी भी रिएक्शन का अगर रेट लो नहीं दिया हुआ है तो रेट लो एक्सप्रेशन आप ऐसे लिखते हो। अब यहाँ से एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी टू द पावर 1, क्या मैं कह सकता हूँ वाई बराबर 1 है? इस वाली कंडीशन जो उन्होंने दी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल है। ठीक है, चलो इतनी बात तो हमें पता लगी, वाई बराबर तो 1 आ गया। अब उसने कहा ये रेट 8 टाइम्स हो जाता है। रेट कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है अगर आप इनके कॉन्सेंट्रेशन, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो। बात समझ में आई? तो सेकंड रेट हम ऐसे लिखेंगे, ये रेट 8 टाइम्स हो जाएगा अगर आप इनके कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो। तो मैंने वही करा, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करके लिख लिया और रेट को 8 गुना दिखा दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? 8 इंटू रेट इज इक्वल के इंटू टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स टू द पावर वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 8 इज इक्वल टू द पावर एक्स एंड टू द पावर वाई, हाँ या ना? पहले इतना बताओ। भाई बाकी तो सब रेट के बराबर ही है, यहाँ पे जो ही लिखा था वो सब चाहे कैंसिल आउट कर दो चाहे रेशो रख लो, बात एक ही है। भाई मैं अगर इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 एंड डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो मुझे बताओ यही तो बचेगा। ओके, चलो ये बच गया। अब मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या 8 इज इक्वल टू द पावर x टू द पावर 1 दैट इज हो जाएगा ना? ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये पता लग गया टू द पावर x बराबर 4 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो x तो आया 2 और y बराबर कितना आया था? 1। तो हमारा रेट क्या लिखा जाएगा? रेट लिखा जाएगा k इंटू ए टू द पावर x था तो 2 हो जाएगा,
b टू द पावर y था तो 1 हो जाएगा। तो हम ये इसका रेट लिख सकते हैं k a की पावर 2 एंड b ओनली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वेरी गुड सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन कुछ लोगों को टिपिकल लग सकते हैं, सर ये हो नहीं रहे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें सिंपल सिंपल कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले आप जो भी उसने कहा है उस कहानी पे चलो और रेट लो, एक्सप्रेशन लिखना सीख लो। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आए, मतलब मैं मान के चलता हूँ इससे 4 क्वेश्चन आपको मिल जाने चाहिए चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर में जितना मैंने कराया वही सब कुछ है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं है। तो 4 क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, कहीं नहीं जाते 4 क्वेश्चन तो कम ही है। तो अगर 4 क्वेश्चन मिलते हैं तो उन 4 क्वेश्चन की सबसे बेसिक जड़ वो है ये रेट लो एक्सप्रेशन। और रेट लो एक्सप्रेशन जो मैंने समीकरण 1 में लिखा, अगर आपको ये लिखना आ गया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज क्लियर हुई? हाँ या ना? तो बस इसके अकॉर्डिंग कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, ठीक है? ये कह रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हो जाता है? 2 टाइम्स हो जाता है। 10 डिग्री बढ़ाया 2 टाइम्स हो गया। यदि ताप 10 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री तक कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना हो जाएगा? अब बताओ। अब देखो इसमें क्या होगा, हमेशा जो रेट बढ़ता है शून्य ऑर्डर के लिए, वो जितना भी उसने परसेंट है, मतलब जैसे 10 डिग्री के लिए इसने 2 टाइम्स किया, तो उसकी पावर के अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। फिर अगले 10 डिग्री के लिए वो और डबल हो जाएगा। फिर उससे अगले 10 के लिए और 2 टाइम्स, उससे अगले के लिए फिर 2 टाइम्स। तो कुल मिला के मुझे देखना कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 100 माइनस 10। भाई टोटल टेम्परेचर रेंज कितनी है? 90 डिग्री सेल्सियस। 90 तो ताप बढ़ रहा है, 10 तो पहले बढ़ चुका, 10 तो पहले बढ़ चुका, आगे कितना बढ़ा है? 90 डिग्री। तो कुल मिला के कितने पार्टीशन हो गए बताओ? नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो गए? 20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हर एक 10 में दो दुगुना हो जाता है, तो 9 इंटरवल हो गए। समझे या नहीं? चलो मैं इसे एक लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो 0 था, 0 से 10 तक के लिए उसने कहा भाई 2 टाइम्स हो जाता है। अब 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होगा? सेम तरीके से बढ़ेगा। तो अगले 10 के लिए यानी कि 20 डिग्री पे पहुंचने पे फिर 2 टाइम्स हो गया, 30 पे पहुंचने पे फिर 2 टाइम्स हो गया। तो कुल मिला के 100 तक के 10 से लेके ये 9 पार्टीशन आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, तो हमें कितना रखना पड़ेगा? 2 की पावर 9। ठीक है, तो रेट कितना हो जाएगा? रेट विल बी 2 द पावर 9, दैट विल बी 512 टाइम्स। 512 गुना हो जाएगा। ओके, क्लियर? हाँ या ना? समझ गए? नहीं समझे तो और बता दूंगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक अभिक्रिया की कोटि के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक असत्य है? कौन सा एक असत्य है? कोटि अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये कह रहे हैं which of the following statement is false for the order of the reaction? The order is not affected by the stoichiometric coefficients of the reactants। ये कह रहे हैं कि भाई जो रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उनसे प्रभावित नहीं होती। ये स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, इन्होंने बताया था ना असत्य कौन सा है, तो ये तो सत्य है, ये तो सत्य है, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी। हाँ ये असत्य है, ये सत्य है। समझो ध्यान से, रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई होता है। और अगर हम इस रिएक्शन को स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी लिखे, तो मैंने बताया था ये जो ए और बी है वो एक्स और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इनसे तो फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे, समझ गए? तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से प्रभावित नहीं होती, ये बात सही है। असत्य नहीं है, ये बात सही है। हमें असत्य बताना है, तो ये बात तो सत्य है, प्रभावित नहीं होती है ना, होती ही नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है।
ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक से प्रभावित होती ही नहीं है। ये अलग ही चीज़ है एक्स और वाई, ठीक है? इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये बात अलग है, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट क्लियर हुई? उसने पूछा था असत्य कौन-सा है, इनकरेक्ट कौन-सा है, फ़ॉल्स कौन-सा है? तो पहले वाला तो ट्रू है, मैं आपको बता दूँ ये ट्रू है। दैट ऑर्डर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय stoichiometric coefficient of the reactants, ठीक है? तो ये जो ऑर्डर है एक्स और वाई, ये इनके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है? सेकंड चीज़, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट इक्वेशन, बिल्कुल सही है। हम जो रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है उनकी पावर के सम के इक्वल होता है, बिल्कुल सही होता है। एन बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जो भी इनका सेपरेट ऑर्डर आ रहा है उनके सम के इक्वल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो ये भी ट्रू हो गया। समझ में आई बात? ये भी तो ट्रू हो गया कि अभिक्रिया का वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों के योग अभिक्रिया की कोटि होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है? एक-एक इंडिविजुअल जो हमारा रिएक्टेंट है, उनके कॉन्सन्ट्रेशन की जो भी पावर लगाई, उन सबके सम के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। ट्रू हो गया। थर्ड पॉइंट, अभिक्रियाओं की कोटि सदैव पूर्ण संख्या होती है। ये बताओ, क्या ये सदैव पूर्ण संख्या होती है? जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो हमेशा होल नंबर होगा? नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा पूर्ण संख्या नहीं होगी। ओके? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट अ होल नंबर ईच टाइम। हर बार नहीं हो सकती, हर एक रिएक्शन के लिए होल नंबर नहीं हो सकती। ठीक है? इट मे बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। 1/2, 3/2 करवाई है मैंने ये, ठीक है? 1 into 1/2 इस तरह से हो सकती है। ठीक है? सो इट इज़ फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। यही फॉल्स है। असत्य बतानी तो सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? सी इज़ द करेक्ट आंसर। और फोर्थ क्या ऑप्शन है? कोटि को केवल प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही है, मैंने बताया इट कैन बी डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेंटली ओनली। सो डी तो ट्रू है। ठीक है? समझ में आई चीज़ें? आ गई है तो एक बार कमेंट करके बता दो, हाँ जी सर आ गई। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। 5 पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 प्लस 2O3 इज इक्वल 3O2 की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। O3 इज इक्वल O2 प्लस O एंड O प्लस O3 इज इक्वल 2O2। ठीक है। ऊपर वाला स्टेप फास्ट स्टेप है, तीव्र पद है, और नीचे वाला स्लो स्टेप है। ये वाला फास्ट, ये स्लो। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में कह दूं, अगर आ गया तो या तो होगा या बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। इस समय ना इतनी सारी चीज समझने की है, काफी सारी चीजें। और ये ना डायरेक्ट कांसेप्ट के साथ ना इसमें थोड़ा-सा एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, अलजेब्रिक टाइप, वो भी होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी से हम कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ भी आपको चाहिएगी यहाँ पे रिएक्शंस की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो इन्होंने एक रिएक्शन लिखी, ट्वाइस O3 इज़ इक्वल 3O2। ये रिएक्शन सिंपल सा हमें बता रही है कि जो ओज़ोन गैस है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में इन्होंने कहा कि पहला पार्ट ये है कि जो ओज़ोन है वो टूटती है, ऑक्सीजन बनाती है, साथ में एक ऑक्सीजन का नेसेंट एटम बना दिया, ठीक है? नेसेंट। अब ये जो नेसेंट है, ये फिर से दूसरे ओज़ोन मॉलिक्यूल के पास जाती है, जिससे हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं।
ये पूरी रिएक्शन है। इसमें ऊपर वाला स्टेप जो है फास्ट स्टेप है और जो नीचे वाला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी बात को क्लियर करते हुए मैं आपको ये भी बता दूँ, जो ये जो स्लो स्टेप होता है, ये हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसे शॉर्ट में आरडीएस भी कह सकते हो, दर निर्धारण पद। यही इस रिएक्शन की रेट का निर्धारित करता है। समझ गए? जो स्लो स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन के लिए स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एक चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिक पता लगा कि फास्ट स्लो क्यों बताया उसने? इसलिए बताया क्योंकि स्लो से ही पता लगता है कि वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? कोई डाउट किसी टाइप का? फ्रेंड्स एक सेकंड रुकना, मुझे एक और जॉइन करना पड़ेगा, क्लास में कोई आए हैं न्यू स्टूडेंट में भी। अरे कहाँ गए भाई? ओके, तो जो ये स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इतनी बात हमें पता लग गई। अब चलते हैं कि इसके लिए अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या होगा? रेट लॉ हमें लिखना है। अब रेट लॉ लिखने के लिए ना इसमें देखो सिंपल लॉजिक तो आपका लगेगा नहीं कि मैं इनमें से उठा के कोई एक तुक्का मार दूं कि भाई ओजोन पे डिपेंड करेगा या इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं। और ये भी नहीं कह सकते, निर्धारित नहीं कर सकते बिना ट्राई करे। ठीक है? तो इसके लिए हमें एक कांसेप्ट लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूं, जिसमें भी 2 रिएक्शंस आएँगी, उनमें वो कांसेप्ट ही लगेगा, उसके अलावा कोई कांसेप्ट नहीं लग सकता। ठीक है? चीज़ें समझ के करना, समझ के बिल्कुल। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, मैंने जो चीज़ बताई आपको कि जो स्लो है, जो स्लो स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो अगर मैं उसके अकॉर्डिंग रेट लिखने लगूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं उसके अकॉर्डिंग रेट लिखने लगूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, रेट इज़ इक्वल के कंसंट्रेशन ऑफ O एंड कंसंट्रेशन ऑफ O3? येस और नो? क्या मैं ये लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस स्लो स्टेप? क्योंकि यही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये लिख सकता हूँ। ठीक है? क्लियर समझ में आई क्यों? क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उससे हम रेट लॉ लिख सकते हैं। और रेट लॉ क्योंकि हमें कोई पावर वगैरह नहीं बताया, हमें ये नहीं बताया कि भाई किसके लिए कितने ऑर्डर का है, तो ये लिख सकता हूँ। ओके, इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब इस रिएक्शन में एक खास बात है, मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में देनी है। इस रिएक्शन में एक खास बात है कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये वाले ऑक्सीजन, ये वाली, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। क्या है ये? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इसके एक तरह से इस पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन ही नहीं करेगा, निर्धारित ही नहीं कर सकते आप इसके ऊपर, बता भी नहीं पाओगे। जो चीज़ इंटरमीडिएट बनती है ना, उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता, ये हम कह सकते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के अगर मैं इसका रेट लिख भी रहा हूँ, तो यहाँ O का, इस ऑक्सीजन का कोई सेंस नहीं है। इस ऑक्सीजन का O लिखने का कोई सेंस नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं आ सकती। एक चीज़ क्लियर। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए ध्यान दो, यहाँ से आपको जो कांसेप्ट यूज़ करना है वो ये है कि आपको फर्स्ट वाली रिएक्शंस के लिए स्टेप लिखना पड़ेगा। दैट विल बी फर्स्ट वाले के लिए फॉर द इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाले के लिए O3 इज़ इक्वल O2 प्लस O के लिए मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, दैट K ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन O3 विल बी इक्वल टू K रिवर्स फॉर O2 एंड O। ये किस-किस को बिल्कुल क्लियर होगी बात कि मैंने कैसे किया? मैं इसको समझा भी दूँगा, समझो। जो ऊपर वाला है वो फास्ट स्टेप है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो वहाँ से भी लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ, भले ही उसपे डिपेंड नहीं कर रहा रिएक्शन का रेट, लेकिन लिख तो सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? रेट इज़ इक्वल K O3। O3 क्यों? क्योंकि O3 इसमें रिएक्टेंट है, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स भी सोचा कि रिवर्स कर लेते हैं, तो मुझे पता लगता है O2 और O पे भी डिपेंड करेगा, तो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा? O2 एंड इंटू O।
ये कंसेप्ट क्लियर है? ये दोनों बराबर होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मैं O के लिए, ऑक्सीजन के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, ब्लैक पेज। तो ऑक्सीजन के लिए देखो मैंने क्या लिखा है अभी, K फॉरवर्ड O3 इज इक्वल K रिवर्स O2 इंटू O। ये मैंने जो हमारी इक्वेशन है उससे लिख लिया। अब क्या मैं यहाँ से ऑक्सीजन के लिए, सिर्फ इस वाले नेसेंट ऑक्सीजन के लिए K फॉरवर्ड O3 अपॉन K रिवर्स O2 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अब जब मुझे ये ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया इन टर्म्स में, तो मेरा जो सबसे पहले मैंने स्लो वाले से रेट लिखा था, रेट इज इक्वल K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अगर आप ये देखें यहाँ से O3, ठीक है, सॉरी पेज चला गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, रेट इज इक्वल K इंटू O एंड O3 लिखा था कि नहीं लिखा था? और O की वैल्यू अभी अभी क्या है मेरी, K फॉरवर्ड O3 डिवाइड बाय K रिवर्स O2। अब इस ऑक्सीजन की जगह, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O की जगह मैं लिख सकता हूँ रेट इज इक्वल K फॉरवर्ड O3 अपॉन K रिवर्स O2, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। अब यहां से अगर मैं K इंटू K रिवर्स एंड फॉरवर्ड इन सबको K डैश लिख दूं, वैसे इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, लेकिन हमें यहाँ क्योंकि अलग से नहीं दिया हुआ है तो हम K डैश लिख लेते हैं। और K डैश लिखने के बाद मेरे पास क्या बचता है, O3 की पावर 2, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 टू द पावर 2 एंड O2 की पावर कितनी आ जाती है, -1। दिस विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये आएगा। तो अब इसको मैंने किया है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट इसका बता देता हूँ। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, जो स्लो वाला है उससे पहले ये वाला रेट लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा था सबसे पहले, ये वाला सबसे पहले। इस तरह के इक्वेशन जब भी आ जाए यही तरीका है, उसके बाद कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनमें एक इंटरमीडिएट जरूर होता है, उस इंटरमीडिएट के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला है, उसके लिए आपको इस तरह से रेट लिखना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और फिर जो वो इंटरमीडिएट है उसके टर्म्स में उसको लिख लेना है। और जब आप इसे पुट करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का नहीं है। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी। क्लियर? ये एक बार और समझा दूं अगर आप कहो तो, मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? और क्लियर हुआ तो जल्दी से यस कर दो। हेलो यश, हाउ आर यू? ओके जी, एक बार और, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। कैन यू रिपीट? रिपीट करना है तो उसके लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रख लेंगे। चलो रिपीट करते हैं इसे। Yes. मैं फिर से बताता हूँ, जब भी कोई ऐसी रिएक्शन आए सिंपल वाली, और उसमें ये कह दे कि ये जो रिएक्शन है 2 पार्ट में होती है, जिसमें से एक रिएक्शन का स्टेप फास्ट है और एक स्लो है। O3 से लेके O2 प्लस O, ये वाला फास्ट है। दोनों में से कुछ भी फास्ट हो सकता है, कुछ भी स्लो हो सकता है। और O प्लस O3 इज इक्वल ट्वाइस O2, ये हमारा स्लो है। इतनी बात इसने बताई, ठीक है। जब इतनी बात इसने बताई तो ये ध्यान दो, क्या करोगे सबसे पहले, कि जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो स्लो है वही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी से सबसे पहले आप रेट लिख लो। हालांकि हमें पता नहीं किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं पता, लेकिन हम लिख लेते हैं, एक जेन्युइनली हम लिख लेते हैं जो हमें दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग। रेट इज इक्वल के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, लिख लिया हमने, जो दिखा वही लिख लिया, ठीक है। क्लियर हुआ? क्योंकि कुछ भी नहीं रखा इसलिए। अब ये आपने जो स्लो स्टेप है उससे इतनी कहानी कर ली। अब बात आती है, पता होना चाहिए कि ये जो O है वो यहाँ से बना था नहीं रिएक्शन में। ऊपर रिएक्शन में देखो कहीं पे अकेला ऑक्सीजन नहीं लिखा, अकेला ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन वो नहीं लिखा, वो एक इंटरमीडिएट है। यहाँ पर O क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। तो हमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O है
ये है, इसे ही सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से बस। समझ गए? हर एक में यही कहानी होगी जो इस तरह की रिएक्शन होगी। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी और जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, इससे दिखने का तरीका ये है कि इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, उतना ही बैकवर्ड का है। तो K फॉरवर्ड फॉर O3 विल बी K बैकवर्ड और बैकवर्ड में रिएक्टेंट्स कौन हो जाएँगे? O2 एंड O, तो O2 इंटू O हो गया। ये रेट हो गए दोनों साइड के और ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से O का जो आपने वैल्यू लिखा, वो लिखा K फॉरवर्ड O3 डिवाइडेड बाय K रिवर्स O2 और इस वैल्यू को उठा करके आपने पुट कर दिया RDS वाले स्टेप में। बस। अब क्योंकि उसने किसी भी चीज़ की इनकी K की वैल्यू नहीं दी गई थी, इनको उसने कांस्टेंट K डैश माना है और बाकी ये लिख दिया। अब एग्ज़ामिनर क्या कर सकता है, यहाँ K डैश वगैरह नहीं दे सकता, वो ये भी दे सकता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तब भी तो बात सेम है। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके भी चल सकते हैं। हम इक्वल लेके ही इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसने K डैश रखा हुआ है, नहीं तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो जब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो रेट है, यहाँ लिख देता हूँ, रेट बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ठीक है? O3 अपॉन O2। ये सारी कहानी सिर्फ ऑक्सीजन की जगह आई है और इनटू में O3 एज़ इट इज़। तो ये सब हमारा कांस्टेंट निकल गया। ये सारी चीज़ इतनी, ये सब हमने क्या मान ली? K डैश। तो रेट विल बी K डैश, O3 2 बार हो गए, तो इसकी पावर 2 हो गई। O2 नीचे था, तो ऊपर आके -1 हो गई। दैट विल बी बी इज़ द आंसर। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। तो जो भी 2 इस टाइप की रिएक्शन आएँगी, उनको ऐसे ही कर लेना, ईज़ी रहेगा। इसके अलावा और कोई इसका तरीका नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, दी गई स्थितियों में से किस स्थिति में अभिक्रिया वेग सबसे अभिक्रिया होने में सबसे अधिक समय लगेगा? अधिक समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है कि भाई टाइम सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? अब टाइम सबसे ज़्यादा किस में लगेगा बताओ? स्लो रिएक्शन में या फास्ट रिएक्शन में? बताओ भाई, स्लो रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा या फास्ट रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा? स्लो में ज़्यादा लगेगा। एक बात क्लियर होगी? जो स्लो होगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके। जब स्लो में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डिपेंड करता है? ठीक है? तो के की जितनी कम वैल्यू, रेट उतना कम। समझ गए? अब बता दो आंसर क्या है? नहीं समझे? तो सुनो। उसने कहा सबसे ज़्यादा टाइम किसमें लगेगा? सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा जो सबसे धीमी रिएक्शन होगी और यहाँ के की वैल्यू दे रखी है, रेट तो पूरा दे नहीं रखा। तो के की वैल्यू जितनी कम, उतना कम रेट। सो बी इज़ द आंसर। के टू द पावर 10 टू द पावर -2। बस। अब आप अगर ये चीज़ देखें, तो ये ना मैं जब से टीजीटी या एलटी ग्रेड की जो मेरी वीडियोज़ देख रहा है, क्लास देख रहा है, मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा। एग्ज़ामिनर आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा। उसे पता है एक बंदा जो बैठ गया, वो पॉइंट में चीज़ें लेके ना कैलकुलेशन कर देगा। उसके लिए 6667 को, ठीक है, 7363 से मल्टीप्लाई करना कोई टिपिकल बात नहीं है। वो पॉइंट में लेके कर लेगा। उसके लिए इस एक्सपेक्टेड आंसर आ जाएगा, है ना? अप्रॉक्सिमेटली आंसर आ जाएगा। तो वो आपसे वो नहीं चाहता। वो चाहता है कांसेप्ट और ये क्वेश्चन यही होते हैं। यही चीज़ मैं सिखाता हूँ। आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ मैं। ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर आप दे सकते हैं, ईज़ी है। अभिक्रिया की दर निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती? द रेट ऑफ रिएक्शन डज़ नॉट डिपेंड ऑन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता पर, दैट इज़ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है भाई। ये तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन से पता लगता है। ताप पर बिल्कुल करती है, ताप पर भी हमें पता लग गया, अभी क्वेश्चन भी कर लिया हमने। और आर्हेनियस इक्वेशन इस कांसेप्ट को बताता है। मैं आपको बता दूँ अगर कभी आ जाए कि रेट में या कांस्टेंट के में और टेम्परेचर में कौन-सी इक्वेशन है या कौन-सा ऐसा फ़ॉर्मूला है जो तीनों का रिलेशन बताता है, तो वो बताता है आर्हेनियस इक्वेशन।
अर्हेनियस इक्वेशन इसी में डील करती है, ठीक है? कि टेम्परेचर के साथ रेट कैसे डिपेंड होता है, ठीक है? वेरी गुड। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ताप पर भी निर्भर कर रही है क्रियाकारों की सांद्रता पे। अब बात करते हैं दाब पर और आते हैं क्रियाकारक पदार्थ की प्रकृति पर। तो दाब पर भी नहीं, दाब पर नहीं करती और क्रियाकारक पदार्थ की प्रकृति पर करती है। ये मैंने बताया था क्रियाकारक पदार्थ की प्रकृति पे तो 100% करती है। जैसे भी आपके क्रियाकारक पदार्थ होंगे उस पे करेगी। जैसे आपने पढ़ा था कि अगर वाटर, ठीक है? वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसका कंसंट्रेशन हम नील मानते हैं, उसपे नहीं डिपेंड करती। सेकंड थिंग, अगर स्टेट चेंज है, फिजिकल मतलब सॉलिड स्टेट में है, तो कई बार वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है? तो उसके कारण रेट चेंज हो जाता है। तो क्रियाकारक पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करती है। यहाँ पर मैं कहूँगा दाब पर नहीं निर्भर करती। क्यों? क्योंकि सुनो, दाब पर जो रेट डिपेंड करता है, वो सिर्फ़ गैसेज़ रिएक्टेंट्स का करता है। अगर आपके अभिकारक गैसीय अवस्था में है, गैस की अवस्था में है, तभी उसका रेट प्रेशर पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। तो यहाँ क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं था, तो हम दाब की कंडीशन हटाएँगे क्योंकि दाब की कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ़ गैसेज़ प्रोडक्ट के केस में चलती है, बाकी के केस में नॉर्मली नहीं चलती। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? और जनरली प्रेशर वाली इक्वेशन भी आपकी कोर्स में कम दी जाती हैं। ओके, ठीक है, समझ गए? हाँ या ना? अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 0 है, इस अभिक्रिया के लिए दर्ज स्थिरांक। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0, द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज E बराबर 0 है। इस रिएक्शन का जो दर स्थिरांक है दैट इज K, उसकी क्या होगी? तापक्रम वृद्धि के साथ बढ़ता है, इट मीन्स K विल इंक्रीज विद टेम्परेचर। सेकंड, तापक्रम वृद्धि के साथ घटता है, दैट इज K विल डिक्रीज विद टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि यहाँ रेसिप्रोकल वाला कंडीशन बता दिया, कोई नहीं। K डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। नेक्स्ट, तापक्रम से स्वतंत्र होता है, इट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन T। तापक्रम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। ये तो पहली वाली, ये वाली भी कंडीशन कह रही है, बी वाली भी सेम कह रही है। तो इनमें से कौन सा सही है? बताओ जी। अगर सक्रियण ऊर्जा 0 है, ये सोच के करनी। तो फ्रेंड्स, हमें एक इक्वेशन याद है, कौन-सी? अर्हेनियस इक्वेशन। उसमें मैंने बताया था, क्या होता है बताओ? अर्हेनियस इक्वेशन, K इज़ इक्वल A इंटू E टू द पावर माइनस E अपॉन RT। ये होती है कि नहीं? यहाँ से हमें पता लगता है कि जो K है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड है। लेकिन इफ, ध्यान दो, आप कंडीशन पे जाओ, उसने कहा संक्रियण ऊर्जा 0 है, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, अगर मैं E को 0 रखूँगा, तो K विल बी इक्वल टू A इंटू E की पावर 0, येस और नो? भाई E की पावर है ना माइनस E अपॉन RT, पूरा 0 हो गया। और किसी भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, यूनिट होता है। तो K बराबर सिर्फ A रह गया। तो क्या है, टेम्परेचर का कुछ है रोल? नहीं है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये भी कहाँ से निकला? इक्वेशन में से, उसने वैल्यू नहीं दी। ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, ये भी कांसेप्ट क्वेश्चन था। समझ गए? क्लियर है? हाँ या ना? अब यहाँ पे और क्या दे सकता है? वो ये दे सकता है, 2 रिएक्शन में कंपैरिज़न दे सकता है। कैसे? सुनो ध्यान से। वो ये भी कह सकता है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पहली रिएक्शन की ये है, दूसरी रिएक्शन की डबल कर दी, तो बताओ रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है? सेम तरीके से कर लो, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रख लो। समझ गए? ऐसे भी दे सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है फ्रेंड्स। यही चीज़ें मैं आपको हमेशा समझाता आया हूँ। आपका एलटीईआर का एग्ज़ाम आपसे ये जो चीज़ें कांसेप्चुअल हैं, ये पूछता है रेदर देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, चाहे फिजिक्स कर रहे हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये बताओ, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के घन के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका शायद फॉर्मूला पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। कौन से में है ये? कौन सी अभिक्रिया? प्रारंभिक सांद्रता के घन के। ओके, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A टू द पावर n माइनस 1। A नॉट, A नॉट मतलब प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है और
अर्धायु काल में रिलेशन बताना है तो ये होता है, ये होता है, बस ये समझ लो, ठीक है? ये रिलेशन होता है। T half इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ n क्या है? n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखो, किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के घन के व्युत्क्रमानुपाती पाया जाता है। तो यानी कि T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रारंभिक सांद्रता A टू द पावर 3। प्रारंभिक सांद्रता के घन यानी क्यूब की पावर 3। बस यही तो कह रहा है वो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ n माइनस 1 बराबर 3 हो गया इस वाली इक्वेशन में और इस वाली में? कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। तो मुझे बताना n बराबर क्या आ गया? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अर्धायु से रिलेटेड है। तो कुल मिला के देखो, आज मैंने कौन से क्वेश्चन कराया आपको बता दूं। एक तो मैंने रेट्रो एक्सप्रेशन से रिलेटेड जिस तरह की चीजें आती हैं वो बता दी। कंसेप्ट जो आते हैं एक चीज से दूसरी चीज कैसे रिलेट है वो बता दिया। हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है वो बता दिया। और एक ये हाफ लाइफ वाला है, ये भी देख लेते हैं हम। ये कह रहे हैं एक एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में पदार्थ की अर्धायु 138 सेकंड है, यानी टी हाफ 138 सेकंड्स है। सेकंड्स और मिनट हो कुछ भी हो, जो दे रखे हो उसके हिसाब से कर लेना। पदार्थ की सांद्रता 1.28 मिलीग्राम पर लीटर से 0.04 मिलीग्राम पर लीटर तक गिरने के लिए आवश्यक समय कितना है? यानी ये कहना है इस टाइम में कितना, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो फ्रेंड देखो, जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है या टी निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है, उसमें दो फॉर्मूले मैं यूज करता हूँ, दोनों बता रहा हूँ। पहला फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल 1/2 एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 1। अब यहाँ पे एन क्या है? एन इज द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और एन नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्लियर हुआ? ठीक। तो अब यहाँ पे स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। कितने हाफ लाइफ पीरियड इसमें चले जाएंगे वो है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। ओके, ये है। अब ये हमें पता लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और फॉर्मूला में यूज करना होता है, दैट विल बी टी इज इक्वल एन इंटू टी हाफ। अब यहाँ से अगर आपको कभी एन तो आप निकाल लोगे क्योंकि अमाउंट वो देगा, लेकिन अगर कभी आपको टी हाफ निकालना है तो टी कैपिटल टी डिवाइड बाय एन हो जाएगा। और अगर हमें टी निकालना है कितना समय लगा, कितना समय लगा और हाफ लाइफ दी है, तो एन इंटू टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कैपिटल टी ही निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्मॉल एन चाहिएगा। तो देखो, अब कैपिटल एन कितना है? 0.04। इनिशियल कितना है? 1.28। क्योंकि हमेशा अमाउंट घटती है तो पहले ज़्यादा एन जीरो वाली ज़्यादा होगी, एन वाली कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से 0.04 डिवाइडेड बाय 1.28 इज इक्वल 1/2 n। अब यहाँ से इसे अगर सॉल्व करोगे हो जाएगा 1/32 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 n। तो n बराबर अगर मैं कंपेयर करूँ 5 आ जाएगा। हाफ लाइफ कितनी है? 5। भाई 1/2 भी तो लिख सकता हूँ 32 को। ठीक है, तो n बराबर 5 हुआ। अब जब n बराबर 5 हुआ तो t बराबर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई टी हाफ। टी हाफ कितना है? 138 सेकंड। जल्दी से मुझे आंसर बता दो। 8 × 40 690 आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुए? तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। बोलो यशकुल। चलिए फ्रेंड्स इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और फिर बाकी क्वेश्चन की भी वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, आप देखते रहना, तैयारी करते रहना। मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट 2 करा चुका हूँ, मतलब अपलोड कर चुका हूँ 2 टेस्ट केमिकल काइनेटिक्स के। डीपीपी दे चुका हूँ, पीडीएफ अपलोड कर दी है, उसे सॉल्व करो। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं अभी और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बस प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लो। सारे आपको दिख भी रहा होगा, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, कोई छुटकू फुटकू क्वेश्चन नहीं है ना। नीट वीट के क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल जो आपके एलटी ग्रेड में आते हैं, चाहे वो इजी लग रहा हो चाहे टफ, लेकिन लेवल वही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं कल।
गुड बाय एवरीवन और नाइट क्लास जॉइन ज़रूर करना। देखते हैं कौन-सा टॉपिक टेलीग्राम पे पोस्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है? गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।